हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। और इस चैप्टर से हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे या जिन भी प्रश्नों को हम आज बात करेंगे वे सभी प्रश्न आपके यूपी बोर्ड 2021 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, परागकण का जनन केंद्र नर युग्मक बनाता है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2। परागकण का जनन केंद्र 2 नर युग्मक बनाता है। इसमें से पहला नर युग्मक सत्य निषेचन में तथा दूसरा त्रिक संलयन में भाग लेता है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी है वर्तिका, ऑप्शन सी है अंडाशय और ऑप्शन डी है अंड या बीजांड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वर्तिका। स्त्री केसर अथवा जयांग पुष्प के मादा जननांग होते हैं और इसकी इकाई को हम अंडक कहते हैं। अंडक का जो मध्य भाग होता है, अंडक का जो मध्य भाग होता है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। तो एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग आपका वर्तिका कहलाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, लघु बीजाणु पैदा होते हैं। ऑप्शन ए है पुंमंग, ऑप्शन बी जायायाग, ऑप्शन सी है पुंगकेसर में या फिर ऑप्शन डी परागकोश में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी परागकोश में। पुंगकेसर के परागकोश की परागधानी में लघु बीजाणु जनन द्वारा अंगुणित परागण अथवा लघु बीजाणु बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा परागकोश में लघु बीजाणु पैदा होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है परागण, ऑप्शन बी है अंडो उत्सर्ग या ऑप्शन सी निषेचन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए परागण। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण आपका परागण कहलाता है और यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परापरागण। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कीट परागण होता है। ऑप्शन नंबर ए है मक्का में, ऑप्शन नंबर बी है वेलिसेनेरिया में, ऑप्शन नंबर सी है सालिविया में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सालिविया में कीट परागण होता है। मक्का में आपका परागण वायु परागण होता है और आपका जो जल परागण होता है यह वेलिसेनेरिया में होता है। वेलिसेनेरिया में जल परागण होता है, मक्का में आपका वायु परागण होता है और साल्विया में आपका कीट परागण होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है,
परागनलिका का निर्माण होता है? ऑप्शन ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी अंडाशय से, ऑप्शन सी परागकण से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी परागकण से। परागकण से आपका परागनलिका का निर्माण होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्पों के वे भाग जो नर और मादा युग्मक जनन कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं। पुष्पों के वे भाग जो नर और मादा युग्मक यानी जनन कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए पुंकेसर और परागकोश, ऑप्शन बी तंतु और वातृकाग्र, ऑप्शन सी परागकोश और अंडाशय, ऑप्शन डी पुंकेसर और वर्तिकाग्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी परागकोश और अंडाशय। पुंकेसर नर भाग का फूला हुआ ऊपर वाला भाग परागकोश कहलाता है, जिसमें नर युग्मक अर्थात परागण बनते हैं। अंडाशय मादा भाग यानी बीजांड मादा युग्मक बनाते हैं और उनको एकत्रित रखता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली परागनलिका समानतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली परागनलिका समानतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? ऑप्शन एक है अध्यावरण, ऑप्शन बी है बीजांड द्वारा, ऑप्शन सी है निभागी द्वारा, या फिर ऑप्शन डी अंड द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बीजांड द्वारा। निषेचन के दौरान परागनलिका बीजांड द्वारा की तरफ से प्रवेश कर नर युग्मक को मुक्त करती है। अर्थात निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली परागनलिका समानतः बीजांड द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? निषेचन के बाद कौन सा भाग पुष्प का फल में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी है वर्तिका, ऑप्शन सी है अंडाशय, या फिर ऑप्शन डी बीजांड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अंडाशय। जो भाग होता है वह निषेचन के बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है, यानी निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन पाया जाता है। ऑप्शन ए है सभी जीवों में, ऑप्शन बी सभी पादपों में, या फिर ऑप्शन डी सभी आवर्तबीजी पादपों में, या फिर ऑप्शन डी केवल जलीय पादपों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आवर्तबीजी पादपों में। द्विनिषेचन पुष्पी पादपों या आवर्तबीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है। द्विनिषेचन जो होता है आपका यह पुष्पी पादपों या आवर्तबीजी पादपों का एक प्रकार का विशिष्ट लक्षण होता है। अर्थात द्विनिषेचन जो है आपका वह आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है। चलिए बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। आपको बताना है कि पुष्पीय पादपों में निषेचन किस प्रकार से होता है या किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है बीजांड में, ऑप्शन बी है अंडाशय में, ऑप्शन सी है परागनलिका में, ऑप्शन डी है भ्रूण कोश में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भ्रूण कोश में। पुष्पीय पादपों में निषेचन आपका भ्रूण कोश में होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन क्रिया में
त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले उत्तक का नाम है। द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है इसमें त्रिक संलयन के पश्चात जो उत्तक का निर्माण होता है उस उत्तक का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है भ्रूणपोष, ऑप्शन बी है भ्रूण, या फिर ऑप्शन सी मूलांकुर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भ्रूणपोष। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात जो उत्पादक यानी जो उत्तक बनता है उसका नाम भ्रूणपोष है। वह आपका उत्तक भ्रूणपोष कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आवर्तबीजी में निषेचनों उपरांत बीज कवच बनता है। ऑप्शन ए है द्वितीयक केंद्रक से, ऑप्शन बी अध्यारोपण से, ऑप्शन सी अंडाशय भित्ति से, या ऑप्शन डी भ्रूणपोष से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अध्यावरण से। आवर्तबीजी में निषेचनों उपरांत जो बीज बनता है वो बीजांड के अध्यावरण से बनता है और इसका जो द्वितीयक केंद्रक होता है द्वितीयक केंद्रक से भ्रूणपोष का अंडाशय भित्ति में फल भित्ति का निर्माण करता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नर में शुक्राणु जनन किन नलिकाओं में होता है? नर में शुक्राणु जनन किन नलिकाओं में होता है? ऑप्शन ए है अपवाही नालिका में, ऑप्शन बी शुक्रवाहिनी में, ऑप्शन सी शुक्र नलिका में, या ऑप्शन डी स्खलन नलिका में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र नलिका में। नर में शुक्राणु जनन शुक्र नलिकाओं में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नर जननांग अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। ऑप्शन ए है प्रोटेस्ट ग्रंथि, ऑप्शन बी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि, और ऑप्शन डी एपिडिडाइमिस ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटेस्ट ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। यह वीर्य निर्माण यानी शुक्राणुओं को पोषण देने तथा उनको जीवित रखने की सहायता करता है। तो नर जननांग अंगों से संबंधित जो ग्रंथि है उसका नाम है प्रोटेस्ट ग्रंथि। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिनी, ऑप्शन डी योनि। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है, न कि मादा जनन तंत्र का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा शुक्रवाहिनी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन बी है आयनिक बंध, ऑप्शन सी है पेप्टाइड बंध, और ऑप्शन डी है सहसंयोजी बंध। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बंध डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है ईस्ट में, ऑप्शन सी है प्लेजामोडियम में, या फिर ऑप्शन डी लेशमानिया में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुकुलन पाया जाता है। ऑप्शन ए प्लेनेरिया में, ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन सी लेशमानिया में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा में। मुकुलन आपका हाइड्रा में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए वर्धी कायिका जनन द्वारा, या फिर ऑप्शन बी अलैंगिक जनन द्वारा, या फिर ऑप्शन सी लैंगिक जनन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी स्पोर यानी बीजाणु निर्माण द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। ऑप्शन ए है मेढक, ऑप्शन बी है अमीबा, या फिर ऑप्शन सी है केंचुआ, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा। मुकुलन द्वारा अलैंगी या अलिंगी जनन निम्नलिखित में से हाइड्रा में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्प में 4 भाग होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। ऑप्शन ए है गर्भ निरोधक गोलियां, ऑप्शन बी निरोध का प्रयोग, ऑप्शन सी वैसेक्टोमी, या फिर ऑप्शन डी गर्भ समापन यानी गर्भपात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वैसेक्टोमी। ये परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए है मुकुलन, ऑप्शन बी है पुनरुरुद्ध भवन, या ऑप्शन सी विखंडन, या ऑप्शन डी ए व बी दोनों ही। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा में मुकुलन और पुनरुरुद्ध भवन दोनों ही प्रकार की अलैंगिक जनन क्रियाएं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किन पादपों में सामान्यतः कायिक जनन ही संभव होता है। ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है बांस, ऑप्शन सी है इलायची, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। केला, बांस, इलायची इन तीनों में ही सामान्यतः कायिक जनन ही संभव हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस किए। इन 25 क्वेश्चन में से आपके 100% एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जो 1 नंबर का आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए 1 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट और न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हमने सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और उन सभी वीडियो को आप देखें। बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए हम आपका साथ दे रहे हैं और आप भी हमारा साथ दीजिए। वीडियो को प्रॉपर आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को 100% बनाएं ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे % बना सकें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।